हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले बात आती है हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी के बारे में जानते हैं। देखो क्या होता है, जो वेपर डेंसिटी है वो आपकी बराबर होगी, मतलब ये वेपर डेंसिटी आपकी किसी गैस की है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसका फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ ए गैस, मतलब किसी गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आती है बात। अब देखो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है तो वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती। ये जो कंडीशन है डेंसिटी की, ये आपकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये सेम होने चाहिए आपके दोनों गैसेस के। मतलब कि जो आपने गैस ली है, फाइंड आउट कर रहे हो वो, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है उसके। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। आप इस तरीके से वेपर डेंसिटी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक अच्छी खासी सी रिलेशन होती है, क्या, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। भाई देखो, मैंने लिखा दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं भाई, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दिया कि मास को मैं इधर ले आया और जो वॉल्यूम है उसको मैं इधर ले आया। ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेशन है, यहाँ से क्या बात हो गई, PM इज इक्वल टू W/V RT। सही बात है। अच्छा जी, अब देखो वेट बाय वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो मैं इसको डेंसिटी लिख सकता हूँ, PM इज इक्वल टू ρRT। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डेंसिटी निकाल सकते हो। तो डेंसिटी आपकी क्या हो गई, PM/RT। बोलो, हो गई। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया हमने। डेंसिटी ऑफ ए, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ ए गैस। तो डेंसिटी ऑफ ए गैस की जगह मैंने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय इधर। अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 मास है। प्रेशर सेम, R कांस्टेंट होता है, T सेम, ये हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, PRT तो कट गया, बचा क्या, M/G, मतलब M/2। तो ये मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया। वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय 2, इसके बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होकर आ गया। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, अभी काम आने वाला है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। देखो, हमसे वेपर डेंसिटी हमें गिवन है कितनी, एक गैस की वेपर डेंसिटी गिवन है 70, और जो गैस है वो आपको दे रखी है CO(X). ठीक है, ये दे रखी है, ये वाली गैस है, और इस गैस की वेपर डेंसिटी ये दे रखी है आपको। और आपसे पूछा हुआ है कि इस X की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये आपसे सवाल पूछा है। तो चलिए भाई बता देते हैं हमारे। ठीक है, आंसर क्या होगा, हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यही होता है। अब वेपर डेंसिटी आपको पता है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 70 इंटू में 2 इज इक्वल टू वॉट, 140। सही बात है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमें गैस दे रखी है। देखो गैस क्या दे रखी है, CO(X), और इसका इसी का तो मॉलिक्यूलर वेट निकाला हमने, कितना, 140। ठीक है, अब यहाँ पे हम X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो कार्बन का मास कितना, 12, ऑक्सीजन का कितना, 16, और N2 में क्या, X इज इक्वल टू वॉट, 140। सही बात है। अब ये कितना हो गया, 28X हो गया, इज इक्वल टू वॉट, 140। तो यहाँ से X की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेपर डेंसिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, जिसका नाम है एटॉमिसिटी। क्या नाम है, एटॉमिसिटी। देखो एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी इज ए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कि हमारे पास कितने नंबर में क्या है, एटम्स है। कहाँ पर, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस, तो वो उसकी क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी।
4 एग्जाम्पल से समझते बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि H2 क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे जितने भी हेलोजन्स हैं आपके पास, हेलोजन्स क्या क्या होते हैं भाई, हेलोजन आपको पता है जैसे F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, डाई एटॉमिक, क्योंकि आप देख रहे हो इनके पास क्या है, 2 एटम्स है भाई, हाइड्रोजन के 2 एटम, फ्लोरीन के क्लोरीन सिमिलरली, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके डाई एटॉमिक हैं। सिमिलरली आप अगर अब यहाँ पे ले लो एक और एग्जांपल, जैसे ले लिया मैंने सल्फर का एसेट, तो एसेट आपका क्या है, ऑक्टा एटॉमिक है ना, ऑक्टा एटॉमिक, यानी कि इसके पास 8 क्या है एटम्स हैं। सिमिलरली P4 को ले लो, तो P4 के पास कितने हैं, ये क्या है आपका टेट्रा एटॉमिक है, यहाँ पे 4 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात हो गई एटॉमिसिटी की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो एक चीज़ होती है STP और एक होती है NTP, ठीक है। तो हम दोनों की बातें करेंगे। आपने बहुत देखा होगा STP ऑफ गैस, NTP ऑफ गैस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द STP एंड NTP। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो STP का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि कितना, 273.15 केल्विन, और जो प्रेशर लोगे आप वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोगे। अब देखो ये वाली जो बात है, ये वाली बात ना ओल्ड कन्वेंशन है, मतलब पुराना कन्वेंशन जो है वो ये मानता है कि टेम्परेचर इतना होता है और प्रेशर इतना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर एट STP, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन जो न्यू कन्वेंशन आया या जो लेटेस्ट कन्वेंशन आया वो कहता है कि टेम्परेचर तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273.15 केल्विन, और प्रेशर जो है वो 1 बार होता है, ना कि एटमॉस्फेरिक। तो ये चेंज करके इसको क्या बोल दिया, ये कैसा कन्वेंशन है, ये न्यू कन्वेंशन है या फिर आप इसे लेटेस्ट कन्वेंशन बोल सकते हो। और इसके हिसाब से 1 मोल जो है किसी भी आइडियल गैस का वो ऑक्यूपाई करता है 22.7 लीटर एट STP, ठीक है। ये इतना यूज़ करता है। लेकिन आप क्या जानते हैं, आप ना आज की डेट में ये वाला ओल्ड कन्वेंशन ही यूज़ कर रहे हैं। भाई हम 1 मोल में कितना लीटर बताते हैं, 22.4 बताते हैं, तो हम ये यूज़ में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड कन्वेंशन को अब यूज़ नहीं करते, हम ओल्ड कन्वेंशन को ही यूज़ लेते हैं, यही है 22.4 लीटर एट STP। आगे चलते हैं भाई, हम NTP की बात करें तो NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो NTP जो है ये बिल्कुल ही ओल्ड कन्वेंशन ऑफ STP के हिसाब से ही है, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर लोगे आप 273.15 केल्विन, या फिर आप इसे 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, और जो प्रेशर लोगे वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं भाई, आगे हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं जिसका बात है एटॉमिक वेट, ठीक है। एक छोटी सी बात कर लेते हैं एटॉमिक वेट के बारे में। अब देखो एटॉमिक वेट क्या है, इट इज़ एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम। एटॉमिक वेट क्या होता है, एवरेज रिलेटिव मास होता है किसी एक एटम का। यहाँ पर एक एटॉमिक मास स्केल होता है हमारे पास, और हम मेज़र करते हैं यहाँ पे, किससे मेज़र करते हैं, इट इज़ अ मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स है, ठीक है। हम मानते हैं कि जो कार्बन 12 एटम का मास है वो 12 AMU के बराबर है। ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, राइट। और हम इसी से सब कुछ देखेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि 1 AMU कितने के बराबर होता है भाई, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, सही बात है, मास ऑफ कार्बन 12। और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा भाई, मास ऑफ कार्बन 12 Na के बराबर होता है, तो Na डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो ये आ जाती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज़ 1/Na के बराबर है ये वैल्यू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आती है बात, इतना ग्राम होता है आपका क्या, 1 AMU आपका 1/Na के बराबर होता है, या फिर 1.67 के बराबर होता है। अब देखो आपसे सवाल पूछा जाता है, मतलब हम एटॉमिक वेट जो है वो निकालते हैं कैसे, तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इज इक्वल टू एग्जैक्ट मास,
देखो एग्जैक्ट मास बोलो या फिर बोलो एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय 1 AMU के बराबर। तो अगर आपसे एग्जैक्ट मास निकालने को कहा जाए तो आप एग्जैक्ट मास निकाल सकते हो भाई। कैसे निकाल सकते हो? एग्जैक्ट मास आप निकालोगे इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू में 1 AMU की वैल्यू, और 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो आप जानते ही, अभी अभी आपने लिखा था कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो ये वैल्यू आप याद कर लो, वरना आप क्या कर सकते हो 1/n अवोगाड्रो नंबर से आप इसको डिवाइड कर दोगे एटॉमिक वेट को, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई मेरे को कहा कि एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करके बताओ, किसका? सोडियम एटम का कैलकुलेट करके बताओ। तो भाई देखो एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करना है यानी कि एक्चुअल मास कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि सोडियम एटम कितना होता है, 23 AMU के बराबर होता है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है 23 AMU, 1 AMU कितने का बराबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻24, इतना ग्राम, ये इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट मास हो गया। ठीक है, समझ में आती है, बहुत ही छोटी सी आसान सी बात है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो एवरेज एटॉमिक मास की हम बातें करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे आइसोटॉप से रिलेटेड। ठीक है, आपको क्या होगा, आपके पास ना डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोटॉप्स गिवन मिलेंगे और उसकी अक्रेंस आपको गिवन मिलेगी और आपको उसका एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है और क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है, एक क्लोरीन 35 आइसोटॉप है और एक क्लोरीन 37 आइसोटॉप है, और कहा कि नेचर के अंदर ये 3 और रेशो 1 में ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आप रेशो में निकाल सकते हो, आप परसेंटेज में बता सकते हो कि ये 75% है, ये 25% है। तो कहता है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकाल कर बताओ, तो वो कितना आ जाएगा। देखो 35 जो आइसोटॉप है उसका मास, इनटू में उसकी अकरेंस कितनी है 3, प्लस 37 इनटू में उसकी अकरेंस कितनी है 1, डिवाइडेड बाय टोटल अकरेंस कितनी है भाई 3:1 यानी कि 4। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 142/4 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद और सॉल्व करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 35.5 U। सही बात है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं सिमिलरली। भाई मेरे पास एक आयरन के 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, आयरन का आइसोटॉप है 54 वाला, 56 वाला और 57 वाला। ये 5% है, ये 90% है और ये 5% है। तो आपसे कहा कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो आयरन का, तो एवरेज कैसे निकालेंगे आयरन का, देखो भाई 54 इनटू में परसेंटेज अकरेंस यानी कि 5, प्लस 56 इनटू में परसेंटेज अकरेंस यानी कि 90, प्लस 57 इनटू में परसेंटेज अकरेंस यानी कि 5, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज अकरेंस कितनी होगी 100 होगी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 55.95 U। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। सिमिलरली अब एक और एग्जांपल करते हैं। भाई मेरे पास बोरोन के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक तो बोरोन 10 है और एक बोरोन 11 है। ठीक है, और मुझसे कहा गया कि इसका जो गिवन एटॉमिक मास है, मतलब इस पर हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है बोरोन का 10.8 U, इतना गिवन है। आपसे ये सवाल पूछ लिया कि आप परसेंटेज अबेंडेंस निकाल कर बताओ, यानी कि इस बार हमें परसेंटेज अबेंडेंस नहीं दी, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो मान लेता हूँ कि बोरोन 10 वाले की परसेंटेज अबेंडेंस है X% और बोरोन 11 की कितनी होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है 100% टोटल होती है तो 100 माइनस X% होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई 10 इंटू में X उसकी परसेंटेज अबेंडेंस, प्लस 100 माइनस X इंटू में 11 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज, जो कितना दे रखा है 10.8। भाई अब इसको यहाँ पे X की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे आ जाएगी X की वैल्यू 20। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे X कितना आ गया 20%, यानी कि बोरोन 10 जो है वो 20% अबेंडेंस है और बोरोन 11 100 माइनस 20 कितना हो गया 80% है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपके पास अबेंडेंस के ऐसे क्वेश्चंस हो गए। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी बात आती है ग्राम एटॉमिक मास। देखो ग्राम एटॉमिक मास नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी या जो एक्सप्रेशन होगी वो ग्राम्स में होगी और एटम्स में होगी। ठीक है, जैसे आपसे पूछा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 23 ग्राम। ऐसे ही आपसे पूछ लिया कि मान लो बताओ आप मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास बताओ,
तो ये कितना होगा 16 ग्राम। देखो एटॉमिक बताना है, मॉलिक्यूलर नहीं बताना, ठीक है। ऐसे सिमिलरली नाइट्रोजन का पूछा तो N2 नहीं, मतलब नाइट्रोजन एक सिंगल N, एक यहाँ पे आप सिंगल लिख सकते हो, तो नाइट्रोजन का कितना होगा 14 ग्राम, ठीक है। N2 नहीं लिखोगे, N2 मतलब लिखने से क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो N2 या O2 नहीं लिखोगे, आपको ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बताना है तो आप सीधे सीधे बता सकते हो। वहीं पे एक छोटी सी बात भी कर लेते हैं यहाँ पे कि देखो 1 ग्राम एटम आपका बराबर होता है 1 मोल ऑफ एटम के, ठीक है। और यही उसका क्या होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। मतलब कि अगर आपने ये जैसे ग्राम एटॉमिक मास आपने निकाला है किसका, ऑक्सीजन का, कितना 16, तो ये कितना होगा 16 बटा 1 मोल की बात चल रही है, तो इनटू में Na और इनटू में Na, तो यहाँ से Na कट जाएगा और सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा 16 ग्राम। तो हम ज़्यादा Na डिवाइडेड बाई Na और ये सब नहीं करते, हम सीधा ही लिख देते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का पूछा है तो 16 ग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से भी बात आ सकती है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आप बताओगे तो ये भी ग्राम्स में एक्सप्रेस होगा। जैसे कि ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा तो आप सीधा लिख दोगे 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। ऐसे नाइट्रोजन का पूछा तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है, यहाँ पे 28 ग्राम लिखोगे। ऐसे ही वाटर का पूछ लिया तो वाटर H2O होता है और इसका टोटल मास कितना 18 ग्राम, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। समझ में आती है बात, वही सेम फंडा है। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है, देखो नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि आप वॉल्यूम बताओ, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और आपके पास है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का 1 मॉलिक्यूल है और इसकी वॉल्यूम आप कैलकुलेट करके बताओ। तो कैसे बताओगे भाई, वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगी, मास बटा डेंसिटी के बराबर, सही बात है। अब यहाँ पे मास जो है H2O का मास कितना होगा 18U, इनटू में क्या कर दोगे एग्जैक्ट मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 30.06 इंटू 10⁻⁻24 cc, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इसकी वॉल्यूम आ गई। तो आप ऐसे वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल कहता है कि रेशियो ऑफ मास किसका, मास ऑफ कार्बन 12 एटम और एक एलिमेंट दे रखा है X। ये दो चीज़ें हैं, एक तो कार्बन 12 का एटम है और एक आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम कुछ नहीं है, बस X एलिमेंट है, और उसका रेशियो दे रखा है आपको 1:9। कहता है कि अगर इसकी एटॉमिसिटी, इस X की जो एटॉमिसिटी है वो 4 है, तो आप कैलकुलेट करके बताओ इस X का क्या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके बताओ। ऐसा कुछ सवाल आपसे दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा है किसका, X का पूछा है, और आपको एक रेशियो दे रखा है मास रेशियो 1:9। तो भाई अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व देखो कैसे करेंगे भाई। हम जानते हैं कि हमें मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एक एलिमेंट है X, इसका रेशियो दे रखा है कितना 1/9। अब कार्बन 12 का तो हम जानते हैं, जितना हमने एज्यूम किया है 12U डिवाइडेड बाय मास ऑफ X एलिमेंट का हमें नहीं पता, जो कितना दे रखा है 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो mx का यहाँ पे मास आ जाएगा कितना 108U। अब आप जानते हो x की एटॉमिसिटी 4 दे रखी है, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 108 को, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 432U। ये क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करके बता दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो एक छोटी सी बात आती है फॉर्मूला मास, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला मास है, यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मैंने लिखा NaCl, एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। तो NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज़ नॉट ए मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास को हम यूज़ नहीं करेंगे, और मोलर मास देखो, मोलर मास को यूज़ नहीं किया जाता कहाँ पे, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो उसकी जगह, मतलब मोलर मास की जगह हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इसकी फॉर्मूला यूनिट होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला मास हम निकालेंगे, इट इज़ द फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। तो NaCl का फॉर्मूला मास निकालेंगे, और फॉर्मूला मास भी कितना आएगा, देखो फॉर्मूला मास इसका आएगा 23 एटॉम सोडियम का क्या हो गया, मास हो गया, प्लस इसका कितना क्लोरीन का 35.5, तो ये कितना आ गया 58.5U आ गया। तो ये इसका क्या आ गया
फॉर्मूला मास आ गया, ना कि आप इसे क्या बोलोगे, मोलर मास नहीं बोलोगे। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें ग्राम फॉर्मूला मास भी आप इसे बोल सकते हो कि ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे, किसका, NaCl का निकालना है। तो NaCl का अगर ग्राम फॉर्मूला मास निकालना है तो वो भी कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलर सी बातें थी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज।